जिन्ना ने माउंटबेटन से कहा कि हमको एक जमीन का टुकड़ा दे दो, हम हिंदुस्तान फतेह कर लेंगे। पाकिस्तान कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, पाकिस्तान भारत का विभाजन था। हिंदुत्व का मतलब है भारत की संस्कृति, हिंदुत्व का मतलब है भारत के संस्कार, हिंदुत्व का मतलब है करोड़ों वर्षों का भारत, हिंदुत्व का मतलब है राम और कृष्ण की विरासत। हमने कहा रामायण में भी घर का भेदी लंका ढाबी, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है उनका। 2050 हिंदुस्तान मुसलमानों का सबसे बड़ा देश होगा। क्या सलमान खुर्शीद को यह नहीं लगेगा कि नरेंद्र मोदी कैसे बैठ गए? इस पर तो अब तक मेरा शासन हो जाना चाहिए था। उन्होंने हिंदुत्व को गाली नहीं दी, उन्होंने भारतवर्ष में राम और कृष्ण की विरासत को गाली दी। हाल ही में कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना इस्लामिक स्टेट से कर दी। बदले में मीडिया में पलटवार भी हुआ। अब बहुत सारे सवाल सलमान खुर्शीद की राजनीति पर, उनके परिवार के इतिहास को लेकर भी खड़े किए जा रहे हैं। और इन सब सवालों को खड़े करने वाले एक शख्स हैं जो कि हमारे साथ हैं, डी.के. दुबे साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने जो सलमान खुर्शीद के परिवार को पर सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने कुछ चर्चाएं इस तरह की हिंदुत्व की तुलना की आई इस्लामिक स्टेट से, तो उनके परिवार के इतिहास का इस डिबेट से क्या रिलेवेंस था? वो क्यों आप बीच में लेके आए? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व दो तीन जगहों से डिसाइड होता है। एक तो पारिवारिक परिवेश क्या है, परिवार में क्या चल रहा, दूसरा उसकी एजुकेशन कैसी हुई, तीसरा वो किस माहौल में प्रेजेंट टाइम पर है। तो अगर किसी भी व्यक्ति की जेनेसिस जाननी है कि उसके दिमाग में ये चीजें आई कहां से शुरू होता है, तो आपको उस व्यक्ति का पारिवारिक बैकग्राउंड देखना ही पड़ेगा। और पारिवारिक बैकग्राउंड में जब आप घुसते हैं सलमान साहब के, तो पाकिस्तान बनाने की नींव उस घर से रखी जाती है। आपको पता है कि जिन्ना मुस्लिम लीग में बहुत बाद में आए। मुस्लिम लीग में जिन्ना आए सन 1929-30 में, उससे पहले वो कांग्रेसी थे। लेकिन महमूद हुसैन, जो कि जाकिर हुसैन के सगे भाई हैं, वो मुस्लिम लीग का परचम फहरा रहे थे, यानी कि वो पाकिस्तान बना रहे थे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस लिए हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना ही हिंदुओं के खिलाफ हुई, नहीं तो भाई कांग्रेस काम कर रही थी। आपको कांग्रेस के अगेंस्ट में मुस्लिम लीग की क्या जरूरत थी? भाई कांग्रेस थी, सब मिले जुले काम कर रहे थे, आप भी उसमें आते। और कांग्रेस कोई पार्टी नहीं थी उस समय, कांग्रेस एक आंदोलन था। और उस आंदोलन में आज जो संघ परिवार के लोग हैं वो भी शामिल थे। ऐसा भी एविडेंस है जिसमें कहा गया कि पूज्य डॉक्टर साहब, जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की, वो भी कांग्रेसी थे। तो आप जिसको देखेंगे, चूंकि वो आंदोलन चल रहा था, आंदोलन में हर कोई अपनी सहभागिता कर रहा था, हर कोई हवन कर रहा था। तो आप मुस्लिम लीग क्यों बना बैठे? आप कांग्रेस में शामिल होते देश का। मुस्लिम लीग बनाने का कारण जो था वो था कि हिंदुस्तान में तुष्टीकरण कैसे करवाया जाए, अंग्रेज को कैसे प्रेशर में लिया जाए। और खास तौर से चूंकि मूवमेंट 1905 का पूरा हिंदू सेंट्रिक हो गया था, तो मुसलमानों को ये लगने लगा था ढाका वगैरह के कि अगर हमने इसको ना, इस्लाम को सही से ना प्रेजेंट किया, तो ये तो हिंदू राष्ट्र होता जा रहा, हमारी तो रेलिवेंसी खत्म हो रही, आक्रांताओं के तो नाम ही खत्म हो रहे हैं। इसलिए मुस्लिम लीग बना। अब महमूद हुसैन, जो कि मुस्लिम लीग के बहुत बड़े पदाधिकारी थे, वो सगे भाई हैं हुसैन साहब के, जाकिर हुसैन साहब के। तो और पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान का निर्माण करते हैं। तो आप मुझे बता दीजिए कि 7 भाई एक घर में हैं। जाकिर हुसैन साहब बड़े होशियार, पढ़े लिखे, बहुत लर्नड, एजुकेटेड पर्सन, और वो 1926, जहां तक मैं याद करता हूं, 1926 से लेकर 1948 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की स्थापना उन्होंने की। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की स्थापना अलीगढ़ में हुई थी। बाद में इन लोगों को लगा कि नहीं, केंद्र तो दिल्ली बनता जा रहा है, इसलिए कि दिल्ली में जाना चाहिए, तो जामिया मिलिया अलीगढ़ से उठाकर ले आए दिल्ली। और जामिया मिलिया में भी इनका ही पर फाउंडर है भाई जाकिर हुसैन साहब। तो आप मुझे बता दीजिए, इतने लर्निड व्यक्ति हैं, इनके एक भतीजा जामिया मिलिया का वाइस चांसलर रहा, खुद एमयू के वाइस चांसलर रहे। क्या अपने परिवार को पाकिस्तान विभाजन के लिए कोई मंत्रणा नहीं करी थी?
इतना सेकुलर कि एक भाई, 5 भाई पाकिस्तान बना रहे हैं और 2 भाई, एक जामिया मिलिया में एक परिवार और एक परिवार एएमयू में। तो आप पारिवारिक परिदृश्य समझ सकते हैं कि क्या हो रहा होगा पॉलिटिकली। आजकल तो खूब चल रहा है पॉलिटिकली। एक चीज चलती कि भैया 5 भाई हैं तो 2 कांग्रेस में भेज दो, एक समाजवादी पार्टी में भेज दो, एक बीजेपी में भेज दो, एक को संघ की शाखा में भी भेज दो, ताकि सब जगह का जहां जिसका झंडा बुलंद दिखाई पड़े वहीं पर है भाई अपना भाई ऐसा। लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि पाकिस्तान कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, पाकिस्तान भारत का विभाजन था। आप सोचिए कि लाखों करोड़ों वर्ष के हिंदुस्तान के सीने पर एक खंजर था और वो खंजर उनके अपने घर से चलाया जा रहा था, तैयार किया जा रहा था, मूवमेंट चलाया जा रहा था। तो उस परिवार को क्या इसके इल्म नहीं होगा कि क्या चल रहा है ये? और ये भी तय है कि उस समय के राइटर्स ये सब लिखते हैं कि अगर कहीं से स्ट्रेटजी बनी पाकिस्तान बनने की तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी। जिना तो चेहरा था साहब, वो सामने दिखता था, वो भाषण होता था। जैसे आप एक प्ले करते हैं तो एक प्लेबैक सिंगर अलग होता है और फिल्माया किसी और पर जाता है। तो जिन्ना के सामने जिन्ना तो फिल्माया रहा था। हकीकत बात यह है कि अगर कहीं स्ट्रेटजी बन रही थी तो वो एएमयू बन रही थी। और उस समय वाइस चांसलर कौन था? जाकिर हुसैन। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब बन गई थी, चल रही थी, तो फिर अलीगढ़ में ही जामिया मिलिया अलग से फाउंडिंग करने की जरूरत क्या पड़ गई आपको? क्यों 2 यूनिवर्सिटियां बना रहे थे? क्योंकि आपको वो दिल्ली शिफ्ट करना था, क्योंकि आपको देश का विभाजन करना था, दिल्ली से विभाजन होना तय होना था। इसलिए मैं सलमान खुर्शीद के परिवार पर इसलिए जाता हूं कि वो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो दिमाग खराब करती है। और दिमाग में जो कूड़ा आता है ना, वो परिवार से आता है। और भाई हम सब जान रहे हैं, जब पाकिस्तान बना और इधर कांग्रेस एग्री नहीं हुई तो भारत में दंगे नहीं करवाए गए क्या? भारत में हजारों लाखों हिंदुओं का कत्लेआम नहीं हुआ क्या? डायरेक्ट एक्शन जिन्ना ने नहीं छेड़ा क्या? ये सब कुछ हुआ ना, इसी हिंदुस्तान में हुआ। और ये जितना अलीगढ़ जितना ये पाकिस्तान बनाने की टीम थी, 80% अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट था। आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, शेख अब्दुल्ला भी तो वहीं का प्रोडक्ट है। इसलिए सलमान खुर्शीद के पारिवारिक पृष्ठभूमि देखना जरूरी है। जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक आप समझ में नहीं आने वाला सलमान खुर्शीद क्या सोचते हैं। लेकिन सलमान खुर्शीद का परिवार तो पाकिस्तान नहीं गया, उन्होंने भारत को चुना। और सलमान खुर्शीद ने भी भारत में लंबे समय तक राजनीति की है, कांग्रेस के सरकार में मंत्री भी रहे। उनका उनके पूरा परिवार के इतिहास से क्या संबंध, उनका क्या लेने देना? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए ना कि परिवार इकट्ठा रहता है या टूटता है? भाई हमारे यहाँ की एंशिएंट संस्कृति तो ये है कि एक चूल्हा जलता है और 10 भाई सब एक ही में खाते हैं। 5 भाई पाकिस्तान चले गए, 2 यहां रुके क्यों? और वो भी यूनाइटेड प्रोविंस से थे। आपको पता है ना, यूनाइटेड प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था और ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा हो चुका था। बंटवारे में 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लगभग जमीन मुसलमानों को दे दी गई थी। और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जो 13 प्रोविंसेस थी, इन्हीं प्रोविंसेस में से 4 प्रोविंस उनको दी गई थी। तो यहां का मुसलमान सब वहां जाना था। ये प्रिंसली स्टेट के मेंबर नहीं थे, ये डोमिनियन ऑफ इंडिया के मेंबर थे। तो भाई मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान जब बन गया, 2 भाइयों का बंटवारा हो गया, चलो वो विभीषिका कैसी भी हो, 2 भाइयों का बंटवारा हो गया, तो आप मुझे बता दीजिए आप मेरे घर में रुके क्यों? ये गंभीर प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि वो मेरे घर में रुके क्यों आखिर? अब आप कह रहे हैं मैं रुक गया, मुझे अच्छा लगा यहां, आप रुक गए, अच्छा है, रुक गए। तो भैया आप रुकने के बाद भी इस तरह की चर्चाएं करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आप यहां रुके अधिकारवश रुके या दयावश रोका गया। प्रिंसली स्टेटों में जो मुसलमान थे उनका तो मैं मान सकता हूं कि वो 2-3% हैं। भाई प्रिंसली स्टेट में वो रहते थे, इसलिए प्रिंसली स्टेट के लोग तो हिंदुस्तान में रहेंगे, जाएंगे कहां? लेकिन ब्रिटिश इंडिया का तो बंटवारा हो गया ना, तो यहां से 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन भी मिल गई और यहां भी रह रहे हैं। इसलिए साहब सवाल खड़े होते हैं कि परिवार इकट्ठा क्यों नहीं गया? 5 भाई गए, 2 क्यों रह गए?
और रह भी गए थे तो फिर जो जहर सलमान खुर्शीद उगल रहे हैं वो पता लग रहा है, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्ट्रैटेजिकली प्लान बनाकर रोका गया था कि तुम हिंदुस्तान में बैठो और तुम हिंदुस्तान को क्या कर सकते हो वो देखो, और हमने पाकिस्तान तो ले ही लिया है। अब हिंदुस्तान को जीता कैसे जाएगा इसकी प्लानिंग के लिए भी कुछ लोगों पर यहां दांव लगाया गया होगा। तो ये जब आप उस बड़े परिवेश में देखते हैं तो आपको ये साफ नजर आने लगेगा कि नहीं, क्या ये पीछे से कोई स्ट्रैटेजी थी, क्या ये प्लान था। और मुझे मेरे से पूछेंगे तो मैं कहता हूं कि ये प्लान था, ये प्लान हो सकता है, पूरा परिवेश बनाया गया। नहीं, कुछ लोग आपके इस व्यू को भी एक्सट्रीम व्यू मान सकते हैं कि भाई उनके परिवार का इतिहास जो रहा, उनके जो परिवार के लोग हैं उन्होंने जो किया, अब सलमान खुर्शीद के साथ उनको जोड़ा जाए, ये बड़ा एक्सट्रीम व्यू हो सकता है। नहीं, आप मुझे बता दीजिए हिंदुत्व का मतलब क्या है। हिंदुत्व का मतलब है भारत की संस्कृति, हिंदुत्व का मतलब है भारत के संस्कार, हिंदुत्व का मतलब है करोड़ों वर्षों का भारत, हिंदुत्व का मतलब है राम और कृष्ण की विरासत। आपने जो बयान दिया कहा हम हिंदुओं के लिए नहीं कह रहे, तो हिंदुत्व तो हम कहते किसको हैं भाई? हिंदुत्व तो हम उन्हीं को कहते हैं जो राम और कृष्ण के वंशज जिस फिलॉसफी को मानते हैं उसी को तो हम हिंदुत्व कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके पूर्वज हिंदू नहीं थे, उनके बाप दादे भी हिंदू ही थे, वो भी उस उन्हीं राम और कृष्ण की विरासत हैं। फिर आप हिंदुत्व को गाली देकर अपने पूर्वजों को भी गाली दे रहे हैं आज। तो ये कूड़ा तो कहीं ना कहीं से भरा गया होगा ना, ये कहीं ना कहीं से तो स्ट्रेटजी बनी होगी, कभी ना कभी तो इस पर विचार किया गया होगा। हम कानून में ये कहते हैं कि इंटेंशन तभी आता है जब कहीं ना कहीं कुछ हो गया होता है। मैंने देखा कि तेंदुलकर अच्छा खेलता है तो मुझे लगा कि मुझे भी खेलना चाहिए, तो मेरा इंटेंशन बना कि भाई हम खेलेंगे। लेकिन हमने कभी क्रिकेट देखा ही नहीं तो मेरी इच्छा कैसे होगी हम क्रिकेट खेलेंगे? जो घर के परिवेश में देखा, सुना, महसूस किया होगा वही तो दिमाग पर छपा, वही तो आगे निकल कर आया। तो उन्होंने हिंदुत्व को गाली नहीं दी, उन्होंने भारतवर्ष में राम और कृष्ण की विरासत को गाली दी है, उन्होंने पूरे देश की संस्कृति को गाली दी है, उन्होंने भारत में जो लोग रह रहे हैं उन सभी 130 करोड़ लोगों को गाली दी है। उन्होंने केवल हिंदुत्व को गाली नहीं दी है। ये सोचना पड़ेगा कि क्या वही जो चीजें वसीम रिजवी कह रहे हैं कि ये चीजें कुरान में लिखी हैं और इनके आधार पर मुसलमान का दिमाग खराब हो जाता है, भले ही मुस्लिम समाज ये कहता हो वो आज की तारीख में इररिलेवेंट है, जिहाद का मामला वो उस समय की बात थी, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं तो आता है ना, इसीलिए इस तरह की बातें होती हैं। एक और मुद्दा आपने उठाया कि सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान में जिन्ना अकेडमी में, जिन्ना इंस्टीट्यूट में एक बयान दिया है, उस पर भी, उसको लेकर भी आपने कुछ सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि इससे सलमान खुर्शीद के इंटेंशन का पता चलता है। वो क्या है? इंटेंशन पर सवाल नहीं खड़े करता है। 2014 12 नवंबर 2014 से पहले मैं चूंकि फर्रुखाबाद का रहने वाला हूं, और जब सलमान साहब पहली बार खड़े हुए थे तो हमारे परिवारों ने भी कहा था एक पढ़ा लिखा लर्नर्ड व्यक्ति है और उसको वोट देना चाहिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ रहा है। मुझे याद है, मैं छोटा था लेकिन मुझे खूब याद है कि परिवार ने कहा था नहीं वो सब छोड़, भूल जाओ, एक लर्नर्ड व्यक्ति आया है। अब वो लर्नर्ड व्यक्ति 2014 तक अपने दिमाग में, या 2012-13 जब ये भगवा को गाली देनी शुरू करी तब तक अपने दिमाग में कुछ नहीं था उनके लिए। जब मैंने 12 नवंबर 2014 का पाकिस्तान में जिन्ना एकेडमी या इंस्टीट्यूट जो भी नाम हो, उसमें जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ऑन रिकॉर्ड है, आप नेट पर ढूंढ सकते हैं, उस स्टेटमेंट से तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। क्योंकि उनको उस समय मेरे को लगता है सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी, तो उनको लगा होगा हम पाकिस्तान में स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या पता लगेगा देश में। अब वो कहते क्या हैं उसमें, सुनिए। वो कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। चलो अच्छी बात है, ये तो होना ही है क्योंकि हम बृहत्तर भारत मानते हैं, पाकिस्तान हमारा हिस्सा है, आज नहीं तो कल हम ले ही लेंगे। वो कहते हैं एक भाई हिंदुस्तान के अंदर प्रेसिडेंट बना और दूसरा भाई यहां पाकिस्तान में एजुकेशन मिनिस्टर बना।
दूसरे भतीजे, मतलब उस भाई के अपने भतीजे, वो भतीजे आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ बने वहां पर। तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुसलमान एक ही है। अब जब एक ही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुसलमान, तो इसका मतलब वो यही रेफरेंस दे रहे हैं कि वो 7 भाई एक ही हैं। और जो पाकिस्तान 5 भाई गए, उनका इंटेंशन और इन 2 भाइयों का इंटेंशन यही तो कहने की कोशिश करने की एक ही है। फिर जो गंभीर बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा 2050 हिंदुस्तान मुसलमानों का सबसे बड़ा देश होगा। रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है उनका, 2050 हिंदुस्तान मुसलमानों का सबसे बड़ा देश होगा, इंडोनेशिया और पाकिस्तान को कहीं पीछे छोड़ चुका होगा। और हम मतलब जहां पर वो हम कहते हैं, वो हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलाकर देखने की जरूरत है। और मुसलमानों के आधार पर ही पूरा उनका भाषण है। अब उस भाषण को इस हिंदुत्व वाली बात से मिलाकर देख लीजिए, तो आपको क्लैरिटी बिल्कुल आ जाएगी। क्यों ऐसा वो कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो जिन्ना करना चाहता था, जिन्ना को मैंने बहुत बार कोट किया है, जिन्ना ने माउंटबेटन से कहा कि हिंदुस्तान मुसलमानों से लिया था, मुसलमानों को वापस करके जाइए। अब जिन्ना, वो माउंटबेटन वापस कैसे कर सकता है? कांग्रेस तो हावी है। तो जिन्ना ने आग्रह किया कि हमको एक जमीन का टुकड़ा दे दो, हम हिंदुस्तान फतेह कर लेंगे। अब हिंदुस्तान फतेह कैसे करेगा बताइए? अगर हिंदुस्तान इजराइल की तरह हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फतेह करेगा कैसे वो? उसके पास ऐसा कौन सी मैकेनिज्म है जिससे वो फतेह करेगा? फतेह तभी कर सकता है कोई देश दूसरा जब हमारे घर के अंदर के लोग भेद कर रहे हों। हमने कहा रामायण में भी घर का भेदी लंका ढावे, भले ही वो किसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया हो। आज भी लोग कहते हैं यही तो विभीषण है। भले ही राम हमारे आराध्य हैं, हमने लंका में राक्षसों का सर्वनाश किया, फिर भी सवाल हिंदुस्तान में यह होता है कि विभीषण तो नहीं है, कि लंका ढाएगा कौन? बिना विभीषण के लंका जीतना असंभव नहीं, लेकिन मुश्किल बहुत हो जाता। तो हिंदुस्तान जो हजारों करोड़ों वर्षों से अपनी संस्कृति बनाए हुए है, जिसमें गुप्त वंश जैसे महान वंश हुए, जिसमें मौर्य वंश जैसे महान वंश हुए, उसको क्या वो फतेह कर पाएगा एक भूमि का टुकड़ा लेकर? वो उसको तभी फतेह कर सकता है जब वो कुछ लोगों को कूड़ा लेकर वहां चला जाए, और जो लोग हिंदुस्तान में गड़बड़ी करवा सकते हैं उनको सिस्टमेटिक हिंदुस्तान में वाइस चांसलर बनाया जाए, एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए, यूएनओ में प्रतिनिधि बनाया जाए, उनको यहाँ राष्ट्रपति बनाया जाए, उनको यहाँ बड़े बड़े औहदों पर बिठाया जाए, और वो आकर ये कहें कि साहब हमने तो हिंदुस्तान चुना। तुमने हिंदुस्तान कैसे चुन लिया मुझे बताओ? जिन्ना से नहीं कह पाए थे कि तुम पाकिस्तान क्यों चुन रहे हो? अरे भैया, तुमने हिंदुस्तान चुना क्या? जिन्ना ने पाकिस्तान चुना जिसके तुम फॉलोवर थे। तुम्हारा ये महमूद हुसैन जिनका फॉलोवर था, 5 भाई जिसके फॉलोवर थे, उसने पाकिस्तान चुना और उसने कहा हम अपने सभी लोगों को लेकर वहां जाएंगे। तुमको चुनने किसने दिया? क्यों चुने गए तुम? क्यों तुमने यहां चुना? आप अपना घर बेच भी लें और कहें मैं चुनूंगा कि यहीं रहूंगा, कैसे चुन सकते हैं आप? किस एंगल से बताइए ना। तो ये मुझे लगता है कि जिन्ना की स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी का पार्ट था अबुल कलाम। आप देखेंगे एमएच लारी, कितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय यहां थे और वो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पाकिस्तान चले गए। साहब, आप सोचकर देखिए कि आपने चुना हिंदुस्तान, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिस्से बने, आपने असेंबली में बहस करी, संविधान बनवाया, और संविधान बनकर तैयार हुआ तो आपने कहा अब हम चले पाकिस्तान। भैया, ऐसा कैसा संविधान खराब बन गया था आपके लिए? कितना अत्याचारी संविधान बन गया था कि आपको लगा कि अब हमें पाकिस्तान जाना चाहिए? सोचने का विषय है ये। तो जिनको जिस रोल के लिए यहां रखा गया था, वो उस रोल को यहां प्ले करने के बाद पाकिस्तान चले गए।
और जिनको भविष्य में रोल प्ले करना था अबुल कलाम जैसे लोगों को, वो करते रहे। अबुल कलाम की पुस्तक पढ़ेंगे तो जो लास्ट का चैप्टर है वो बाद में 80 के दशक में जोड़ा गया है, और उसने वो चैप्टर लिख कर रखा था और उसको जोड़ने का दायित्व तो बाद में दिया था। और वो जब जोड़ा गया, जब लोगों को समझ में आया तो मालूम पड़ा कि अबुल कलाम मदरसा छाप जिसको ABCD नहीं आती थी, साहब भारत का एजुकेशन मिनिस्टर था, वही AMU को अधिकार दिलवा रहा था, वही जामिया मिलिया को स्वतंत्र यूनिवर्सिटियां बना रहा था। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग ये करते नहीं तो हिंदुस्तान को फतेह कैसे करेंगे? ख्वाब कैसे पूरा होगा हिंदुस्तान को फतेह करने का? हिंदुस्तान को फतेह, इजराइल छोटा सा देश है लेकिन वो इसलिए अक्षुण्ण है क्योंकि उसमें जो दूसरा उनका दुश्मन समाज है उसको उसने जगह ही नहीं दी। वो लड़ लेता है खुलकर, लेकिन यहां उनको रोका गया। उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी भी देख रहे हैं, आप आज AMU भी देख रहे हैं कि क्या रोल प्ले कर रही है। CAA के दौरान ये सब जो दुश्मन थे ना देश के, विभीषण, ये सब बाहर आ गए। मैं तो कहता हूं, लोग कहते हैं CAA में बड़ा खराब हुआ, मैं कहता हूं बड़ा अच्छा हुआ। देर से आए, लेकिन आज के 20 वर्ष बाद ये बातें पता लगती तो क्या होता आप सोचो। आज हमारे पास अवसर है। आज हिंदू समाज, हिंदुस्तान, भारतीय लोग जो भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं, मजहब, पूजा पद्धति कोई भी हो, जो आज भी भाई बहन के रिश्ते दूर दूर तक मानते हैं, जो भाई भतीजों में आज भी विवाह नहीं करते हैं, जो भारत माता को आज भी पूजते हैं, वो आज बचा सकते हैं भारत। अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन 20 वर्ष बाद पता लगता ये CAA ना हुआ होता, और CAA से पहले अगर नोटबंदी ना हुई होती तो आप सोचते हैं कि पत्थरों की जगह क्या चल रहा होता? बॉम्ब चल रहा होता, क्योंकि पैसा तो सब हो गया था कूड़ा और बैंक में हो गया था जमा। बम चल रहे होते, हिंदुस्तान बचाना मुश्किल हो जाता आपको। इसलिए जो मैं कहूं कि मोदी जी को भगवान बैठ गए मस्तिष्क पर, राम जी की सवारी हो गई, या वो स्ट्रेटजी बनाने में माहिर हैं, उनमें से दोनों में से जो भी समझ लो, जो किया वो अच्छा हुआ और उसका परिणाम अब दिखाई पड़ने लगा। अब ये खींच निकल रही है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के आने के बाद जो एक कहावत व्हाट्सएप पर चल रही ना कि मोदी का बैठना झेल नहीं पा रहे हैं और जाने की दुआएं मांग रहे हैं, और योगी जी आ रहे हैं इस बात से बहुत दुखी हैं कि योगी जी अब भविष्य के लिए आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि आज भगवान ने पूरे समाज की आंखें खोल दी, और खोलने के बाद ये इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि इनकी पॉलिसी फेल हो गई। अब ये उस पॉलिसी में हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि जो जिन्ना की पॉलिसी थी वो पॉलिसी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पा रही। आपने FCRA कानून बना दिया, आपने तमाम तरह के जिहादी संगठन देश में उनके पीछे इंटेलिजेंस लगा दी, वो निकल के आ रहे, कहां फंडिंग करते हैं। यहां तक कि उस एजुकेशन मिनिस्टर या उस होम मिनिस्ट्री ने, उस समय जो भी मिनिस्ट्री रही हो, उसने जो सिलेबस UPSC के तय किए उसमें इस्लामिक स्टडीज। साहब आप सोचो, मुसलमान हैं, हमने इस्लाम स्वीकार कर लिया, ठीक है, लेकिन हमारा मातृ वतन तो यही है ना, हम तो राम और कृष्ण के ही वंशज हैं ना। तो हम राम और कृष्ण का इतिहास पढ़ेंगे या हम 1500 साल पहले जिन आक्रांताओं ने हमको किसी न किसी साधन से कन्वर्ट किया था उनका इतिहास पढ़ेंगे? उनके इतिहास से साहब इस्लामिक स्टडीज से यहां IAS क्वालिफाई हो रहा था। अब इस्लामिक स्टडीज होगी तो कॉपी कौन चेक करेगा? जो इस्लाम जानता है, इस्लामिक स्टडीज का व्यक्ति। कौन करेगा? वही भाई करेंगे। वो भाई करेंगे तो क्या करेंगे? अगर इंटेंशनली वो गलत सोचने लगे तो सबको पास करेंगे। इस्लामिक स्टडी आया, इसको पास करना है, उर्दू का पेपर है, उसको पास करना है, कुछ भी लिखा हो आप भर दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन में भर दीजिए जिहाद, आप जुडिशरी में भर दीजिए जिहाद, आप मस्जिदें खोल दीजिए चारों ओर केंद्र, और वो लेकर जो वो लाउड स्पीकर बजाते चलते हैं ना कुछ पीछे अजान टाइप का, और उसमें मोहल्ले मोहल्ले गली गली उनको घुमा दीजिए ताकि वो रैकी करके ये बता दें कि कौन से घर में कौन रहता है। साहब यहां तक मैंने सुना है अलीगढ़ में कि लोग कहते हैं कि मुल्ले मौलवी घूमते हैं और घर चिन्हित किए हुए हैं कि जिस दिन कत्ल की रात आएगी उस दिन इन घरों पर मेरा कब्जा होगा। कश्मीर में भी तो ऐसे ही हुआ ना कि पहले से चिन्हित करके रखा था।
कि कश्मीरी हिंदुओं को जब भगाएंगे तो कौन सा घर किसका हुआ? जब कश्मीरी हिंदू वहां से निकला तो घरों पर कब्जे में झगड़ा नहीं हुआ, जबकि झगड़े तो होते हैं भाई। 4 लोग एक घर की तरफ भागे तो झगड़े होते हैं, लेकिन वो पहले से प्लान्ड वे में रखे हुए थे कि ये वाला घर जो फलाना पंडित जी का घर है, ये वाला मेरा होगा, हम इनकी पूरी मोहल्ले की जासूसी करके बताएंगे, और जब निकालना है तो कैसे निकालना है ये हम बताएंगे। ये अलीगढ़ में आप चले जाइए, आम आदमी ये कहते सुन मिल जाएगा। आप देखिए किस तरह से उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से करके रखा है। ये प्लान बनाते हैं कि जब ये परिवार जाएगा तो कौन कब्जा करेगा, किसका होगा, और किस किस को इसकी रैकी करने के लिए दिया, किसको यहां का सिजरा रखने के लिए दिया, ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% सब कर रहे हैं, लेकिन भैया प्लान बनाकर ये किया गया ना। नहीं तो यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, मध्य भारत, बिहार, दिल्ली, ये तो बंटवारा हो गया ना इसका। इसके एवज में तो लाहौर, कराची दे दिया गया ना, तो ये सब वहां क्यों नहीं चले गए भाई। अब मजे की बात देखिए, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर वहां जमीन ले ली, वो हिंदुओं से खाली करवा ली। और अब सरकार ये व्हाइट पेपर इश्यू करे और बताए कि क्या 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन यहां खाली करवाई गई ब्रिटिश इंडिया की। भाई हम सब मिले जुले रह रहे थे, हमने 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन पाकिस्तान को दे दी, तो यहां 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन खाली भी तो हुई होगी, खेत खलियान मकान। क्या 10 लाख किलोमीटर खाली हुए? अब ये कौन बताएगा, और क्यों नहीं खाली हुए भाई। हम बंटवारे में करोगे तो जितना आपको हिस्सा मिला उतना ही करोगे ना। तो ये जो मुसलमान यहां पर रह रहा था, इसने 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर अपने भाई को वहां दिलवा दिया और खुद इसी प्रॉपर्टी पर बैठा रह गया। तो 10 लाख किलोमीटर एडिशनल ले लिया उन्होंने हंस के, और हमने दिया। इनका हिसाब कौन बताएगा। ये मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस पर मंथन होना चाहिए, इस पर एनालिसिस होनी चाहिए। ब्रिटेन की तरह क्या हम शासन कर सकते हैं हिंदुस्तान पर? अगर आप कर सकते हैं तो हिंदुस्तान बचा सकते हैं, मजहब किसी का कोई हो मानने दीजिए। ब्रिटेन में मस्जिद खोलने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, नहीं तो बुक कर देते हैं। मंदिर की मूर्ति रखने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, नहीं तो अपराध घोषित कर देते हैं। वहां एक जगह एकत्रीकरण से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। क्या आप एक जगह इकट्ठे, हमारे यहां तो रोज सवेरे 5 बजे लाउड स्पीकर ये चालू हो जाता है और साहब इकट्ठे हुए, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो अंदर क्या मौलवी बता रहा है, वो आलिम क्या गणित समझा रहा है, किसी को पता नहीं है वो समझा क्या रहा है। आप एक पश्मानदा मूवमेंट चल रहा है बिहार में, आप उनको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो कहते हैं कि अंदर ये ठूस ठूस के बताया जा रहा है कि 800 वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने शासन किया इस हिंदुस्तान में और ये काफिरों ने कब्जा कर लिया है। आप बताओ, जब मस्जिद में ये रोज बताया जाएगा, मैं कहूं हफ्ते में बताया जाएगा, मैं कहूं कि साल में एक बार बताया जाएगा, उनका दिमाग घूमेगा नहीं। क्या सलमान खुर्शीद को यह नहीं लगेगा कि नरेंद्र मोदी कैसे बैठ गए, इस पर तो अब तक मेरा शासन हो जाना चाहिए था, और 2050 में तो हम कंप्लीट शासन में आ जाते, और ये तो बैठ गए, ये सब बाधाएं पैदा कर दी हैं। तो खींच निकलना इस बात को लेकर कि हिंदुत्व ISIS है, हिंदुत्व बोको हरम है। आप बताओ कि बोको हरम वाले सिर काट कर फुटबॉल खेलते हैं, यहां कौन से हिंदू ने पिछले हजारों वर्षों से किसका सिर काटकर फुटबॉल खेल लिया? और सिर काटकर अगर हिंदू फुटबॉल खेलता तो मुसलमान यहां जीवित होता क्या? आक्रांता यहां शासन कर सकता था क्या? लेकिन साहब उनकी खींच निकल रही है, उनका प्लान बिल्कुल बस्ट हो रहा है, तो निकल रहा है, बोल रहे हैं। बहरहाल सर, बड़े गंभीर और सनसनीखेज सवाल आपने सलमान खुर्शीद पर, उनके परिवार के इतिहास पर उठाए हैं। सलमान खुर्शीद को भी इनका जवाब देना चाहिए और जनता भी ये जवाब जानना चाहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।